जल्दी जल्दी से बैठना शुरू करो। इस तरफ के गुड मॉर्निंग बेटा। इस क्लास में एक्स्ट्रा कूलर भी है उधर वाले, वो चलवा दो। 4 नंबर वाले जब 3 नंबर में आए तो भीड़ ज्यादा रहेगी ना, चलवाओ उनको फटाफट। कल हम लोग बेटा जल्दी जल्दी बैठ जाओ, बहुत टाइम मत खराब करो। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो। जो लोग लेट आ रहे हैं कल से टाइम पे आना है बेटा, लेट मत आया करो। अच्छा तुम ऊपर से आए हो, जल्दी जल्दी बैठो, बहुत टाइम मत खराब करो। लड़कियां आगे से की तरफ से आ जाओ बेटा, लड़कियां आगे से इस तरफ चली जाओ। इस तरफ के कूलर चला दे, लाइट्स भी ऑन कर दे। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, लड़कों को जगह नहीं मिल रही। इस तरफ से महेश, इस तरफ के बेंचेस थोड़े से अरेंज करवा दे 2-3 लड़कों को बुला के। ये लड़कों की जगह खत्म हो गई है बैठने की। कुछ बेंचेस खींच लो। बेटा जिन लड़कों को जगह नहीं मिल रही उस तरफ चले जाओ, उस तरफ पहुंच जाओ। उस तरफ के फैंस भी ऑन कर लो, ये बच्चे वहां बैठ जाएंगे। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ जब पता था कल की भीड़ बढ़ेगी तो पहले बेंचेस अरेंज करवाने थे ना। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ फटाफट से। बैठा लो इसको। चलो 1-2 दिन लगेगा। एक आधे दिन में ना अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा सबकी में। जिनकी ड्यूटी यहाँ है, अब आज देख लो यहाँ बच्चे ज्यादा बैठेंगे पहली क्लास में, तो इन बेंचेस को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करवा लेना, ठीक है, ताकि इनको दिक्कत ना आए बच्चों को। बैठ जाओ बेटा फटाफट। कल हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था एक नया सब्जेक्ट, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में कल बहुत बेसिक बातचीत की थी। बेटा देखो भीड़ क्लास में ज्यादा है, आपस में बात करोगे ना तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ब्लैक शर्ट सुन ले अब ध्यान से। साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है जब हम हरियाणा जीके को पढ़ के पूरा कर पाते हैं। ये पूरे साल में ऐसा नहीं बार बार पढ़ने का टॉपिक है। अब वो इस साल में जून से स्टार्ट हुए हैं पढ़ना। अब तुम देखोगे सितंबर अक्टूबर तक जाके चीजें सारी खत्म होंगी, तो फिर अगले साल फिर इन्हीं दिनों में दोबारा मौका मिलेगा पढ़ने का। तो ये मान के चलना जो एक बार सुना वो टॉपिक 1 साल के लिए गया। अब जो उसमें बात करता रह गया तो वो टॉपिक गया, फिर दोबारा नहीं आना वो। इसीलिए पूरा ध्यान टॉपिक पे रखना ताकि तुम्हारी समझ में बात आ जाए, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी। कल
जो यहाँ पे हैं वो अपनी क्लास इसको देख लेना किस तरह का क्या अरेंजमेंट करना है ताकि इन बच्चों को दिक्कत ना आए, ठीक है। और सुबह आके ये वेंटिलेशन के लिए फैन और ये सब ऑन कर दिया करो। चलो, हरियाणा जीके कल हमने पढ़ना शुरू किया था। बहुत बेसिक सी 3-4 बातें बताई थी कि हरियाणा नेचुरली बाउंड्री बनी हुई है, एक नेचुरल बाउंड्री नदियों की और पहाड़ों की। नदियों की बात करें तो हमारी 2 मेन नदियां हैं, सरस्वती या घग्गर और यमुना। यमुना का नाम यमुना कहते हैं यम की बहन के कारण पड़ा, कोई कहते हैं सूर्य की पुत्री थी। और इंडिया में यमुना सबसे बड़ी सहायक है गंगा नदी की। तो बहुत प्राचीन समय से हरियाणा की इम्पोर्टेंस रही है, क्योंकि वैदिक काल में हरियाणा के आसपास बहुत, वैदिक से भी पीछे अगर बात करूं हड़प्पा की, उस टाइम पर दुनिया में एक बहुत फेमस स्थल है राखी गढ़ी, जिसको पूरी दुनिया जानती है नाम से। वो हम प्राउड से कहते हैं हरियाणा की जगह है, हिसार का हिस्सा पड़ता है राखी गढ़ी का। तो हरियाणा जीके में एक तो हमने नेचुरल बाउंड्रीज देख ली थी। पहाड़ों की बात करें तो यहाँ अरावली ज्यादा फैले हैं बजाय शिवालिक के। अरावली है 3.09 और शिवालिक है 1.67। दूसरा हमने बातचीत की थी, इसमें जिले कितने हैं? 22। फिर हमने जिलों की कुछ आइडिया लगाया था कि सीमा किस किस के साथ। हर जिला नहीं याद कर सकता, कोई भी नहीं करना। अगर आपको बेल्ट याद है तो आप अंदाजा ठीक लगा पाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि हरियाणा को हमने एक हिस्सा ऊपर वाला देखा था जिसमें कितने जिले थे? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये 4 जिले हो गए। इसके बाद दूसरी बेल्ट में कितने थे? 3। ये थे कैथल, करनाल, पानीपत। फिर तीसरी बेल्ट बहुत बड़ी बेल्ट, 4 जिले, जींद, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा। फिर सबसे बड़ी बेल्ट में थे 5 जिले, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर। इसके बाद नीचे की एक बेल्ट में थे 3 जिले और फिर सबसे नीचे की बेल्ट में 3, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, एक बेल्ट। उसके नीचे फरीदाबाद, पलवल और मेवात। तो ये टोटल मिला के कितने डिवीजन हो गए? 6। इन्हें कहते हैं डिवीजन या मंडल। कितने मंडल है हरियाणा में? 6। इन 6 में देखो सबसे ज्यादा संख्या किस मंडल की थी? रोहतक। इन मंडलों को एक एक नाम से अगर बुलाएं तो इसका नाम रख देते हैं अंबाला मंडल। ये कौन सा मंडल है? करनाल। ये रोहतक मंडल सबसे बड़ा, ये वाला गुरुग्राम और ये वाला ये फरीदाबाद। तो इस तरह कितने मंडल कल हमने पढ़े? 6 मंडल। इन 6 मंडल में अगर कहें जमीन बहुत ज्यादा बड़ा एरिया तो हिसार मंडल का, लेकिन कहें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा तो फिर रोहतक मंडल। 3 मंडल बराबरी के हमें दिख रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव और करनाल। 2 मंडल बराबरी के हैं, अंबाला और हिसार। हिसार की टेरिटरी में जमीन ज्यादा है। किताब बोल दिया था बेटा, जो बिना किताब के है ना, जैसे आज किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर पीछे रहते चले जाओगे। एक एक टॉपिक पीछे गया, दोबारा नहीं रिवाइज करने का टाइम मिलना, ये मैंने शुरू में बता दिया। ये टॉपिक साल में एक बार पढ़ पाते हैं, क्योंकि हरियाणा जी के हर पेपर में तो आता नहीं, सिर्फ हरियाणा के पेपरों में आता है। तो इसलिए अपना टॉपिक ये मान के चलो कि आज पढ़ लिया, अब दोबारा अगले साल नंबर आएगा। तब तक जितने पेपर हो उसमें टॉपिक तुम्हारे काम आएगा, तो किताब जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमने बातचीत की थी तो आज हम बातचीत करेंगे बेटा कैसे हरियाणा बना। अब ध्यान से हिस्ट्री ऑफ हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा अस्तित्व में कैसे आया, इसको बहुत ध्यान से सुन लेना। मैंने कल कुछ अंदाजा दिया था, आज इसको टॉपिक को तैयार करेंगे। हरियाणा बनने के पीछे का कारण था 1925 के बाद से लगातार हरियाणा पे काम हुआ। सबसे पहले 1925 में कहा, लेकिन 26 में वो सामने आई बात। 1926 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी दिल्ली में, नई दिल्ली में, और इसके स्वागत समिति थी जिसमें कि स्वागत करने के हेड बना रखे थे। उनका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ये जैसे हमारे यहाँ कोई आगे बड़ा एक टाइटल लगा देते हैं, ऐसे है पीरजादा। उनका नाम था मोहम्मद हुसैन। इन्होंने सबसे पहले ये बात उठाई, जबकि ये
हिंदू नहीं है, ये जो बैठक हो रही है ये मुस्लिम लीग की है। इसमें ये बात कही गई कि भैया हरियाणा को किससे अलग कर दिया जाए, पंजाब से। हरियाणा पंजाब का पार्ट बना दिया था अंग्रेजों ने, किस क्रांति के बाद, 57, क्योंकि इस टाइम पे दो जगह क्रांति बहुत बड़े लेवल पे आई थी, एक हरियाणा के अंबाला जिसको इन्होंने दबा दिया और एक मेरठ। तो अंबाला मेरठ दोनों यूपी के इलाके थे, उसको उस टाइम पे कहते थे उत्तरी प्रांत। तो ये कहा कि यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, ये कहा कि भैया इकट्ठे दो जगह एक जैसी क्रांति ठीक नहीं है, इसको अलग कर दो। 57 की क्रांति में पंजाब हमारे साथ बहुत खुश होके नहीं लड़ा। पंजाब के ना लड़ने के पीछे कारण था, अंग्रेजों ने इनको कहा कि तुम क्यों लड़ने आ रहे हो, तुम भूल गए तुम्हारे 10 में से 2 गुरु, एक 5वें और एक 9वें को इन लोगों ने मरवाया जो इस क्रांति के मुखिया हैं। पूरे उत्तर भारत के लोगों ने मान लिया था कि हमारी 57 की क्रांति का मुखिया है जो अपने मुगलों का लास्ट वंशज था, जिसके नाम में लास्ट बादशाह लगा था। बादशाह कौन था, ये जफर। बादशाह लास्ट कौन था, जफर। बहादुर शाह जफर इसका पूरा नाम था। तो जब बहादुर शाह जफर को सबने एक अपना पर्सनल कि भैया हमारे बिहाफ पे इंडिया की तरफ से ये लड़ेगा, ये हमारा मेन लीडर है। अब उस बहादुर शाह जफर का संबंध इस खानदान से है मुगल, और 2 मुगलों ने 10 में से 2 गुरु मरवा रखे हैं। एक 5वें नंबर के जिनका नाम था, क्या नाम था, गुरु अर्जुन देव, इनको मरवाया था किसने, जहांगीर ने, जहांगीर के टाइम पर। और जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनको औरंगजेब ने। यानी इस खानदान ने सिखों के गुरुओं को मरवा रखा है। तो इस खानदान का कोई भी आदमी पंजाब के आदमी को अपना दुश्मन लगेगा। ये बात वो भूल गए थे, लेकिन इन लोगों ने, अंग्रेजों ने फिर याद दिलाई कि तुम्हारे 2 गुरु इन लोगों ने मारे थे, आज तुम इनका साथ दे रहे हो। तो पंजाब पीछे हट गया और पंजाब ने कहा मैं एक्टिवली इस क्रांति में पार्टिसिपेशन नहीं दिखाऊंगा। यानी पंजाब के लोग हमारे साथ बहुत खुल के नहीं आए 57 की क्रांति में। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और हरियाणा जो बिल्कुल खुल के क्रांति में आया था और यूपी जहां से क्रांति सच में शुरू हो पाई थी, इन दोनों को अलग कर दिया। और जिसने क्रांति नहीं की उसके साथ हरियाणा जोड़ दिया कि इसके प्रभाव में आके ये भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हरियाणा किसका पार्ट बना दिया गया, पंजाब का। फिर समय बीता तो पंजाब से अलग करने की डिमांड उठी 1926 में मुस्लिम लीग में। किसने बात उठाई है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। फिर मोहम्मद हुसैन, मैंने कल बताया था कि इस टाइम पे आपकी क्रांतियां, देश की आज़ादी और ये सब चल रहा था, इसीलिए 1932 में दोबारा से ये थोड़ी बहुत डिमांड उठी। आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौर में भी इसके ऊपर बात हुई, पर किसी ने कुछ किया नहीं। लास्ट में जाके आप आज़ाद हो गए 1947 में। फिर दोबारा से ये बात उठने लगी कि भैया हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए, हरियाणा पंजाब अलग हैं। 1948 में एक आदमी थे जिनका नाम था तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह जी। ये अखबार निकालते थे अजीत, इसमें इन्होंने लेख लिखा। और उस जमाने में ना, जैसे आज सोशल मीडिया से चीजें वायरल होती हैं, तब लेख से चीजें वायरल होती थी। तो अजीत नाम का एक पत्र था, इसमें लेख गया मास्टर तारा सिंह जी का, और वो लेख बड़ा जल्दी फैला। पंजाब के हर आदमी ने, पढ़े लिखे ने उसको पढ़ा, जिसमें कहा गया था पंजाबी सूबा बनना चाहिए, जिसमें कि प्रॉपर पंजाबी ही बोलने वाले लोग होते हो। पंजाबी सूबे का मतलब हरियाणा के लोगों को उसमें से हटा दिया जाए। ये बात जब यहाँ आई तो ये बात साथ साथ हो गई कि भैया अगर पंजाबी सूबे की बात कर रहे हो तो फिर अलग कौन करना पड़ेगा, हरियाणा। इसके बाद 1949 में, 1947 में आज़ाद हुए, 48 में ये अजीत वाली बात हुई। 1949 में हमारे हरियाणा पंजाब को 2 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया। 1 अक्टूबर गांधी के जन्मदिन से 1 दिन पहले, और कहा गया कि भैया अब जैसा भी है ये पूरा इकट्ठा ही रहेगा जब तक कि ऑर्डर ना आ जाए। इस नीचे के हिस्से में, जिसको आज तुम हरियाणा कहते हो, यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र बन जाएगा और ऊपर वाला पंजाबी भाषी। चलो इतने तक भी चल जाता। 1953 में जब फजल अली आयोग आया, जिसकी बैठक हुई, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस और ये सब लोग थे, पूरा देश घूम रहे थे, हमने रोहतक में उनकी बहुत बढ़िया आवभगत की, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा। ये नहीं लिखा कि भाई हरियाणा अलग करने की जरूरत है, उन्होंने कहा पंजाब के साथ ही साझे में इसका काम चल जाएगा, बस इसको क्षेत्र अलग बना देना। यहां तक भी चलो बात चल जाती। 1956 में एक बहुत बड़े आदमी हैं, प्रताप
प्रताप सिंह कैरो ये हेड बने, ये सीएम बने। इन्होंने वो जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाली बात थी ना, इसके ऊपर काम ही नहीं किया, इस बात को दबा दिया। यानी सीधी बात है कि मेन काम किसके ऊपर हुआ? पंजाबी भाषी क्षेत्र। पंजाब तो उसका नाम है, पंजाबी क्षेत्र में काम हो रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को ये बात अखरने लगी, और इससे ज्यादा अखरने ये बात लगी कि एक रूल बनाया पढ़ाई का, स्कूलों का। ये कहा कि हिंदी भाषी हर क्षेत्र के हर स्कूल में हर बच्चा पंजाबी पक्की से पक्की पढ़ाई जाए। यानी पंजाबी इनके दिमाग में इतनी बैठा दो कि एक सब्जेक्ट के तौर में पर इनको पढ़ाना कंपलसरी कर दो। ये बात हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को रास नहीं आई, और सबने कहा भाई हिंदी पढ़ते हैं हमारी भाषा है, संस्कृत पढ़ते हैं मूल भाषा है, अंग्रेजी पढ़ते हैं इससे कि हमें आगे नौकरी मिल जाए, पंजाबी हमारे बच्चे क्यों पढ़े, पंजाबी से हमारा कोई फ्यूचर तो है नहीं। इस बात से चिढ़ने लग गए लोग कि हमारे बच्चों को पंजाबी क्यों सिखा रहे हो, और पहली क्लास से। तो ये बात यहाँ के लोगों को रास नहीं आई। इनको क्या कहा, तुम्हें अपने बच्चों को हिंदी सिखानी है तो ये तो खुश होकर सिखा लेंगे। हिंदी तो देश में एक ऐसी भाषा है जो सबको आनी चाहिए। जब ये पंजाबी की बात बढ़ी तो बात इतनी बढ़ गई कि क्रांति और मारकाट और इस तक बात पहुंच गई। ये प्रताप सिंह कैरो का किस्सा 56 का है, इसको उल्टा कर दो 1965। अब यहाँ एक संत थे फतेह सिंह जी, इन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी और इन्होंने कहा अगर हमें अलग नहीं किया गया तो फिर मेरा मरना निश्चित है। लेकिन उसी टाइम पर 65 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, तो बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि भाई देश पे मुसीबत है, तुम ये अपने पंजाबी और हिंदी की लड़ाइयां बाद में लड़ लेना। तो फतेह सिंह जी इस बात पे राजी हो गए और 65 में उन्होंने अपना आमरण अनशन वाला थॉट जो था वो छोड़ दिया। लेकिन ये बात दिल्ली पहुंची कि अगर पंजाब में इस तरह से आमरण अनशन होने लग गए तो फिर तो पूरे देश में इस तरह से बंटवारा होने लगेगा। तो 65 की इस घटना को प्रेजेंट किया गया दिल्ली में लोकसभा में, और मैंने आपको शायद नाम बताया हो, सरदार, क्या नाम था उनका, हुकुम सिंह। ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे ये। इनके सामने ये प्रेजेंट किया गया और हुकुम सिंह जी ने कहा कि भाई अब जब बात ये दिखे ना कि हाथ से निकलने वाली है तो इकट्ठे रह के कलह कलेश करने से बढ़िया अलग कर दो। वैसे भी राज्य बनने का ट्रेंड तो हमारे देश में चल ही रहा था, कोई नई बात थोड़ी ना कि हरियाणा बनेगा। इससे पहले ध्यान से देखो 14 स्टेट तो सरकार ने खुद बनवा दिए थे। कौन से सन में? 56 में। इसके बाद 1960 में गुजरात अलग हो गया था, 1963 में नागालैंड। तो क्या ऐसी आफत आ जाएगी अगर हरियाणा पंजाब से अलग हो जाएगा? ये कोई अजूबा तो होने नहीं वाला, पहले भी ऐसा चल रहा था। 66 की इस बात को सरदार हुकुम सिंह जी ने फील किया, लोकसभा के अध्यक्ष ने, और उन्होंने कहा कि ठीक है काम करते हैं। उस टाइम पर एक बड़ी पोस्ट पर आपके गुलजारी लाल नंदा जी भी बैठे हुए थे, तो गुलजारी लाल नंदा जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है इसके लिए काम किया जाना चाहिए। और देखते देखते जब लोकसभा किसी बात के ऊपर अगर कह देती है ना तो वो बात कंफर्म हो जाती है। दिल्ली से एक तरह से परमिशन मिल गई कि ठीक है भैया अब स्टेट्स अलग करने हैं तो इसको तरीके से कायदे से बिना लड़े झगड़े बिना मार काट के अलग कर दो, लिखत पढ़त में, ताकि कल को ये ना कह पाए कि हमारा हिस्सा छीन लिया, ना वो कह पाएंगे मुझे कम मिला। तो यहाँ सर्वे हुआ, सर्वे करने के लिए एक टीम आई। 23 अप्रैल 1966 को ये एक पूरा कमीशन बना दिया गया था जिसका नाम रखा गया शाह कमीशन या शाह आयोग। इसमें सबसे बड़े जो आदमी हैं जेसी शाह, ये सुप्रीम कोर्ट में थे। दूसरे थे एम फिलिप। तीसरा एक नाम और आ जाएगा पेपर में, कहेंगे कौन नहीं था। तीसरा एस दत्त। और चौथा इनमें कोई अजीब सा, मान लो यही दे दें फजल अली, क्योंकि तुमने रट्टा मार रखा है फजल अली, तुम्हें लगेगा फजल अली होगा, नहीं। फजल अली देश के जब निर्माण की बात हुई थी ना स्टेट्स की, तब फजल अली था। वो 1953 की घटना है फजल अली वाली। फजल अली गलत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ लिखा गया है शाह आयोग या पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग तो फजल अली लिखा हुआ गलत माना जाएगा। फजल अली देश के राज्य कैसे बनेंगे इसके लिए कमीशन का हेड था। इस शाह कमीशन के मेंबर्स में फजल अली शामिल नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, ये भी सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन ये उसके बहुत बाद बने हैं। अब इनका काम था एक स्टेट में घूमना और स्टेट का डिवीजन करना, और डिवीजन इस तरीके से करना कि पार्शियलिटी ना हो, कोई ये ना कह पाए कि भैया हमें हिस्सा नहीं दिया या हम पीछे रह गए या हमारे साथ पार्शियलिटी कर दी। तो इन्होंने 1 महीने से ज्यादा का समय लिया और
31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के, जिसमें हर एक क्षेत्र को एक्सप्लेन किया कि इसमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया। अब जैसे अंबाला है, अंबाला का एक बड़ा हिस्सा पंजाब का पार्ट पहले रहा था ना, तो कैसे अंबाला बटेगा, जींद का हिस्सा कैसे हरियाणा को मिलेगा, कौन सा हिस्सा जींद का ऊपर वाला पंजाब को मिलेगा, ये पूरी लिखत पढ़त, ताकि कल को कोई भी क्वेश्चन मार्क ना उठे। ये सब बांट के और कागजों में उतार दिया और पूरी एक रिपोर्ट, एक फाइल तैयार कर दी। इस फाइल में सारी तो तुम्हारे काम की नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल 21, जो वैसे भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी 21 बड़ा कीमती है, अगर तुम्हें याद हो, जीवन का संरक्षण है, कभी खत्म नहीं होता। आपकी इस शाह कमीशन की फाइल का 21वां आर्टिकल आपको कहता है कि हरियाणा और पंजाब का एक हाई कोर्ट होगा, और कहाँ है वो? चंडीगढ़ में। तो हमारे साझे के हाई कोर्ट के बारे में जेसी शाह कमीशन ने आर्टिकल 21 में मेंशन किया, और आज तक हम इस बात को कैरी ऑन कर रहे हैं, आज तक हम इसको ऐसे कैसा चला रहे हैं। हमने कभी डिमांड भी नहीं की जी हमारा हाई कोर्ट अलग कर दो। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? और देखो, 1 महीना कुछ दिन बाद ही ये रिपोर्ट आ गई, लेकिन तब तक बजट सेशन उठ गया, तो इसलिए जून, जुलाई, अगस्त खाली चलते रहे। फिर जब सेशन बैठा मॉनसून सेशन के बाद, तो सितंबर में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में। दोनों के डिस्कशन में ये निकल के आया कि यार अब रोज के कलेश से बढ़िया अलग कर दो इनको, तो अलग करना तय हो गया। और फिर एक निश्चित तिथि बना ली गई कि भैया 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को अस्तित्व में ले आएंगे और राज्य का नंबर देंगे 18वां या 17वां? 18वां क्या है? 18वां संविधान संशोधन था। अब इसको ध्यान से समझना, आपकी उस बुक में आज तक 105 बार संशोधन हुए हैं ना, 2 बार संशोधन हुए हैं राज्यों के ऊपर बड़े लेवल पर। एक 7वां संविधान संशोधन था जो 1956 में हुआ था, जिसके तहत कितने राज्य बने थे और कितने यूटी बने थे? 6। फिर धीरे धीरे जरूरत पड़ी, हरियाणा अलग से लिखित में नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन वो पूछे कौन सा संशोधन, तो 18वां संविधान संशोधन, हरियाणा राज्य का निर्माण उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। कौन से संशोधन के अकॉर्डिंग? और जो आपके पंजाब और ये बाकी राज्य बने, ये किसके अकॉर्डिंग बने हैं? 7वां, ये 7वें के अकॉर्डिंग बने। तो ये धीरे धीरे करके आपके हरियाणा में 17वां राज्य और 18वां अमेंडमेंट। कई लोग उल्टा कर देंगे, वो कहेंगे अमेंडमेंट तो वहां टिक कराएंगे, 17वां राज्य कौन सा बने तुम? 17वां। अब तुम्हें पता ही है 14 पहले ही बन गए थे, 15, 16 हमसे ऊपर कौन कौन थे? एक गुजरात और एक नागालैंड, हम 17वें बने थे। तो हरियाणा 17वां राज्य बना, कौन से अमेंडमेंट से? 18वें से। किस सन में? 1966 में। ठीक 10 साल पहले कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 7वां, जिससे कितने स्टेट बने थे? तो हरियाणा बना है कौन से अमेंडमेंट से? 18वें, लेकिन राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 7वें से। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस तरीके से हरियाणा एक राज्य के रूप में आ गया। पंजाब से जब हम अलग हुए तो पंजाब का 35% हिस्सा हमें मिला। इस हिस्से को हमने 7 बड़े भागों में डिवाइड कर लिया, और ये 7 बड़े भाग कहलाए थे शुरुआती 7 जिले। तो ये 7 जिले हुआ करते थे, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, आज भी हैं गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक। अभी तुम डिवीजन में इनके नाम पढ़ के आए। एक हुआ करता था जींद, आज ये नहीं है, ये मंडल नहीं है, ये किसका पार्ट है? ये हिसार का पार्ट है, इसको मंडल नहीं माना गया। और एक था करनाल, और एक था महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ भी नहीं है, महेंद्रगढ़ किस बेल्ट में है? गुड़गांव, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ऐसे हैं एक लाइन में मैप में, ये गुड़गांव, ये रेवाड़ी, ये महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले बना दिए गए। कौन कौन से नाम के? इसको हम याद करते हैं, घर जम्मू कश्मीर में, घर जेके में, फिर भूलेंगे नहीं। घर का मतलब जी, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, क्या है ये? कैथल, कुरुक्षेत्र या करनाल? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र आगे जाके बनेंगे, और एम मतलब महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले बने। इनमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी हिसार के पास, सबसे बड़ा क्षेत्र था हिसार, क्षेत्रफल हिसार का। आज अगर देखें तो हिसार बेल्ट में 4 जिले मानते हैं हम। कौन कौन से? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। ये जो सिरसा है ना, जिसको आज तुम कहते हो सबसे बड़ा, ये पहले हिसार का ही पार्ट था। आज देखो हिसार से बड़ा है, लेकिन एक जमाने में ये इसका पार्ट था। जींद सबसे छोटा था एरिया में जब ये 7 थे, और सबसे बड़ा कौन सा था? हिसार। फिर धीरे धीरे इनके ही टुकड़े अलग 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 होते गए, और इसमें से नए नए जिले बनते गए। आज की डेट में कितने जिले हैं? कुल 22।
तो 7 से 22 तक का सफर कई सालों में जाके पूरा हुआ और लास्ट आप सबके बिल्कुल सामने बना है चरखी दादरी। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2016 में। तो 16 में सबसे नया जिला किसको काट के बनाया? भिवानी। भिवानी एरिया में काफी साल तक नंबर 1 रहा था, उस भिवानी में से ही कट के चरखी दादरी बना। तो अब नंबर 1 कौन सा हो गया? सिरसा। ये सिरसा पहले खुद किसका पार्ट था? हिसार का। आ गया इतना समझ में? इस तरीके से हरियाणा बना है और हरियाणा के बनने में बहुत सारे लोगों ने काम किया। एक समिति बनी थी आपके यहाँ जिसने अपना नाम रखा था संघर्ष समिति। इस समिति को बनाते टाइम सिरसा की बेल्ट में चौधरी देवीलाल जी ने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा। इसलिए देवीलाल जी का आज एक पार्टी के नाम पे उनको जैसे डिवाइड कर दिया, कोई इनेलो कोई जेजेपी, ये नहीं है। देवीलाल जी सच में ऐसे आदमी थे जिन्होंने देश के स्तर पे अपना नाम कमाया और एक इंडिविजुअल अपने आप को बिना किसी बैकग्राउंड के देश के उप प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचाना कोई हंसी खेल नहीं है। जैसे अगर देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री की पोस्ट कितनी वैल्यूएबल है, वो बनते हैं जिनकी सच में कोई मजबूत पकड़ होती है, अदरवाइज तो ये पोस्ट लिखी नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हरियाणा में संघर्ष समिति बनी थी। किसने इसकी अध्यक्षता की थी? चौधरी देवीलाल जी ने। चौटाला लिख रहे थे, देवीलाल जी ने। इन्होंने इसके लिए काम किया, लेकिन ये बनी बहुत लेट थी, मार्च 1966 में। और फिर इस तरीके से गिरते पड़ते जैसे तैसे करके बहुत मेहनत बहुत मशक्कत के बाद हरियाणा अस्तित्व में आ गया। इतने पॉइंट समझ में आ गए? पहले इसी बैकग्राउंड के साथ हम तैयारी करनी शुरू करेंगे, फिर इसके बाद जिलों की और उन सब की बातें करेंगे। किताबें आधों के पास तो है ही नहीं, बता रहे हैं है। चलो बहुत अच्छी बात है। किताब से पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं ताकि एक बेस और थोड़ा सा क्लियर हो, फिर किताब से पढ़ाऊंगी। अभी मैंने आपको कहा बेल्ट है हमारे यहाँ 6, किस किस नाम की है वो? सबसे ऊपर कौन सी बेल्ट है? अंबाला। फिर गुड़गांव और फरीदाबाद। इन 6 को मंडल कहते हैं। इनमें किस किस की लोकेशन कहाँ कहाँ है अब आपको सबको क्लियर है। अंबाला में कौन कौन आते हैं ऊपर से? सबसे ऊपर पंचकुला, पंचकुला के नीचे की तरफ अंबाला, फिर YN, फिर कुरुक्षेत्र। ये 4 आ गए। अब तुम्हारे दिमाग में अगर पिक्चर है तो बहुत अच्छा है कि ऊपर पंचकुला, उससे लगता अंबाला, उससे लगता यमुनानगर, और फिर इन दोनों के नीचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को अगर सर माने तो उसके 2 पैर मान लेते हैं, कैथल, करनाल। करनाल के नीचे की तरफ पानीपत। ये रहा। क्या क्या आएगा इसमें? कैथल, करनाल और पानीपत। ये इसके 3 पार्ट हो गए। इसके बाद है हिसार, सबसे बड़ी बेल्ट। क्या क्या आएगा इसमें? हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। ये इसकी बेल्ट के हिस्से। इसके बाद आर का मतलब रोहतक, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। इसके बाद गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। इसके बाद फरीदाबाद, इसके अगला पलवल और फिर नूह। नूह कह लो, नूह को ही पहले मेवात। मेवात का नाम मेवात मेव जाति थी, मुस्लिम जाति कम्युनिटी है मेव। ये ना हरियाणा छोड़ के जा रहे थे, हरियाणा क्या पंजाब छोड़ के जा रहे थे 1947, क्योंकि पंजाब का बंटवारा हुआ था बड़े स्तर पर। तो यहाँ जो मुसलमान ज्यादा थे मेव जाति के, उनको लगा कि भैया इस पंजाब में हम सेफ नहीं है और हमारा जो हिस्सा था पंजाब का तो पाकिस्तान में है। तो जब ये छोड़ छोड़ के यहाँ से भागने लगे, दिसंबर की घटना है ये, तो गांधी जी दिल्ली से यहाँ आए थे इसमें अपना मेवात साइड में। उन्होंने कहा था भाई मेरी जबान है, मेरी गारंटी है, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, आराम से शांति से रहो, मत भागो देश छोड़ के। तो मेव जाति को एक तरह से गारंटी दी थी गांधी ने कि तुम यहाँ सेफ हो। और गांधी की उस बात पे फिर काम हुआ था। इनके लिए एक एरिया जिसको पहले सत्यमेवपुरम नाम दिया गया, आगे जाके इन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ मेव ज्यादा है तो हमारा नाम क्या कर दो, मेवात। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? बिल्कुल अभी की घटना है, तुम सबने देखा होगा मेवात का नाम अभी बदला है। अब मेवात का नाम क्या कर दिया? अब इसका नाम भी नूह है, उसका हेडक्वार्टर भी नूह में है। ऐसे 2 जिले थे बस, एक तो महेंद्रगढ़ और एक मेवात। महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में नहीं है, नारनौल में है। नारनौल सिर्फ इकलौता है जिसका नाम अलग है और हेडक्वार्टर अलग शहर में है। ऐसा पहले मेवात भी था, मेवात का नाम मेवात था, इसका हेडक्वार्टर था नूह में। लेकिन अब देखें तो मेवात में से नाम
नाम हटा के मेवात का नाम क्या कर दिया, नूह। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका नाम अलग है, जिसका हेडक्वार्टर अलग है, कौन है वो? महेंद्रगढ़। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? हाँ, थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में जान लो ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट की। सबसे पहला नाम क्या लिखा है? पंचकुला हमारे सबसे उत्तर में स्थित है, बहुत सुंदर बसा शहर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ खूब मिलता है इसमें और करनाल में, और इसका नाम पंचकुला इसलिए पड़ा, ऐसा माना जाता है कि यहाँ 5 कुल कहते थे पहले नहर को, कि यहाँ 5 नहरें निकाली गई थी। यहाँ नहर निकालने का कारण था, इस एरिया में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जिनमें बारिशों में अच्छी बारिश हो जाती है, तो वहाँ से पानी निकालना आसान है। फिर आप देखेंगे दोनों नदियों का थोड़ा थोड़ा इलाका, जैसे यमुना, वैसे तो यमुना नगर से आती है, पर नदी जब आती है ना तो उसका प्रभाव कई किलोमीटर तक पे जाता है, तो इसलिए पंचकुला का आसपास का एरिया ठीक ठाक है, पर पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते यहाँ ज्यादा कुछ पैदा नहीं हो पाता, क्योंकि इसके आसपास कैसा इलाका है? पहाड़ी। तो यहाँ पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए यहाँ भूकंप की भी तरंगे ज्यादा महसूस की जाती हैं। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो भूकंप एक एरिया है जहाँ आने के चांसेस हैं, वो कौन सा इलाका है अपना? पंचकुला। पंचकुला वैसे बहुत बढ़िया है, एडवांस शहर है, चंडीगढ़ से लगता है, और पंचकुला में एक ज़माने में बहुत बड़ा कामकाज था। पंचकुला के आसपास एक तो प्राकृतिक चीज़ें बहुत हैं, नेचुरल चीज़ें, क्योंकि जंगल और ये सारा इलाका भरा पड़ा है। इसको नैनो सिटी के तौर पे डेवलप करने की बात कर रहे थे, यानी नैनो टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया। अब तक ये सिर्फ किताबों में लिखा है, ऐसा कोई कामकाज किया नहीं। पंचकुला का अपना एक इम्पॉर्टेंस इसी बात को लेकर है कि हरा भरा है, और हरियाणा में जब जंगल की बात करें सबसे ज्यादा जंगल, तो उसमें टिक मार्क करना होता है पंचकुला। यहाँ का 43% हिस्सा यानी लगभग आधा पंचकुला पेड़ों से भरा हुआ है, तो जंगल का एक बड़ा एरिया कवर करता है हरियाणा का पंचकुला। वैसे हरियाणा के टोटल जंगल देश में सेकंड सबसे कम जंगल हैं, पंजाब और हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा कहता है भैया मेरी मिट्टी बहुत उपजाऊ है मेरे यहाँ पर, मैं सबका पेट भरने में सक्षम हूँ, तो मैं ये पेड़ और जंगल क्यों उगाऊं, इसीलिए जंगल अपने यहाँ कम है टोटलिटी में। लेकिन क्योंकि इस इलाके में पहाड़ ज्यादा हैं, यहाँ खेती बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए जंगलों की सर्वाधिक मात्रा किस एरिया में मिलेगी? ये हुई पंचकुला की कहानी। अगला क्या था? अंबाला। पंचकुला के बिल्कुल साइड में आपको मैप में पता है अंबाला। अंबाला की इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि अंबाला के पीछे कई कहानियां हैं। किसी ने कहा एक कैरेक्टर था अंबालिका, आपको भीष्म पितामह अगर याद हो, अंबालिका का कैरेक्टर उनके साथ था। अंबालिका थी ना, वो 2-3 बहनें जो थी, तो अंबालिका के कारण इसका नाम क्या पड़ा? अंबाला। कुछ लोग कहते हैं कि राजपूत थे अंब, कुछ राजपूतों की कोई कम्युनिटी थी जिसका नाम था अंब, तो अंब राजपूतों ने कभी ये बसाया, इसके कारण इसका नाम पड़ा अंबाला। कोई कहता है कि यहाँ पे देवी अंबिका थी जिसके कारण इसका नाम पड़ा अंबाला। कोई कहता है यहाँ आमों की अधिकता थी जिसके कारण इसका नाम पड़ा अंबाला। अंब मतलब आम। तो अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा, सबकी अपनी हिसाब किताब से देखने के तरीके हैं। हमें इतना पता है कि अंबाला एक एडवांस्ड शहर है और यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपने सामान हैं ये बनते हैं। कहते हैं 35% इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो हमारे हरियाणा का अंबाला उसके प्रोडक्शन का एक बड़ा कारण है। अंबाला में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स का बहुत बड़ा कामकाज था। अब तो कई सालों से ये खंडर टाइप में फैक्ट्री बंद पड़ी है, ताला लगा हुआ है, लेकिन एक जमाने में देश में हमारा HMT में जैसे घड़ियां बनती थी, बहुत सारे इस तरह के थे इनके कामकाज, इसमें इसका नाम था अंबाला। पुराने टाइम से एक ऐसी टेरिटरी रहा जो हमेशा लोगों की नज़रों में रहा, और अंग्रेज़ों ने ही हमारे अंबाला में कैंट डेवलप किया था, जो इनका आर्मी का एरिया था ना, कैंटोनमेंट एरिया, ये किसने डेवलप किया था? अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने। उस टाइम पे तो महारानी ब्रिटेन थी भी नहीं, ये उस जमाने की बात है जब BEIC भारत पे राज कर रही थी। इन लोगों ने पहले करनाल में अपना कैंट बनाया, करनाल में इन्होंने अपनी सारी सेना वेना फौज वौज तैयार की, पर बाय चांस उस साल बारिश ज़्यादा
हो गई, करनाल में पूरा पानी भर गया और पानी भर के उसमें मच्छर पैदा हो गए, मच्छरों से इनके यहाँ कहते हैं मलेरिया फैल गया, तो मलेरिया में इनकी तैयार फौज मर गई बहुत सारी। तो इनके अफसरों ने कहा यार ये तो रोज का काम रहेगा, इससे बढ़िया अपने एरिया को थोड़ा ऊंचाई पर ले जाओ जहां पानी भरे ना और जहां पे बारिश होने का हमारे ऊपर असर ना आए। इसी कारण ये करनाल से ऊपर की तरफ फिर कहां पहुंच गए, अंबाला। तो करनाल से ऊपर ही तो पड़ता है अंबाला मैप में। अब ये पहाड़ी इलाका तो थोड़ी शिवालिक की पहाड़ियां ऊंचा है, तो यहाँ बारिश हुई तो बारिश का पानी बह के नीचे चला गया करनाल की तरफ, वहां नहीं रुका। तब 1843 में यहाँ अंबाला कैंटोनमेंट बना था, जो आज तक आप देख रहे हैं अंबाला कैंट, रेलवे स्टेशन भी है, लोग जाते हैं तो वहां अंबाला कैंट लिखा होता है ना, ये तब का बनाया हुआ है। किस सन का? तो अंबाला इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे है। यहाँ मिक्सी बहुत बनती हैं, जो हमारे घर में मिक्सर जूसर ग्राइंडर होता है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा मिक्सी सिटी। तो मिक्सर जूसर ग्राइंडर या मिक्सी सिटी पूछ लें तो किसका नाम आएगा, अंबाला। कौन से राजपूत के साथ नाम जुड़ता है, अम्ब, आमों की अधिकता के कारण कोई अंबालिका के नाम पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत बड़ा प्रतिशत, कितना परसेंट बताया, 33%। ये कैंटोनमेंट कब डेवलप किया, 1843 में। पहले कैंटोनमेंट कहाँ था, करनाल से, फिर वो मलेरिया के बाद यहाँ भाग गए। 1841 में मलेरिया फैला, फिर 2 साल बाद वो ले गए अंबाला। अगला नाम क्या लिखा है, यमुना नगर। इसका नाम यमुना नगर क्यों होगा, क्योंकि जब यमुना हिमाचल से निकल के हरियाणा की तरफ मैदानों में आती है तो वो सबसे पहले कहाँ टच करती है, यमुना नगर। जिस इलाके को, उसको लोगों ने कहा यमुना नगर। ये यमुना नगर आज से नहीं है, पहले इसका नाम एक मुस्लिम नाम था, अब्दुल्लापुर। क्या नाम था इसका पहले, इसका नाम था अब्दुल्लापुर। आगे जाके फिर कहा कि भाई यहाँ से तो हमारी पवित्र नदी यमुना की एंट्री है, इसलिए इसका नाम यमुना के नाम पे करते हैं, तो यमुना नगर इसका नाम कर दिया गया। यमुना नगर में भी जंगल की अधिकता है और यहाँ बहुत बड़े एरिया में, पूरे एरिया में कलेसर नाम का, अगर आपको पता हो, ना पता हो तो कोई बात नहीं, नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो बड़े एरिया कवर करता है जंगल का, बहुत बढ़िया लश ग्रीन एरिया यमुना नगर। यहाँ पे ना बहुत पुराने जमाने में, क्योंकि जंगल है तो लकड़ियां मिलेंगी, यहाँ प्लाईवुड का बहुत अच्छा काम है। प्लाईवुड मतलब लकड़ी का, यहाँ बहुत पुराना लकड़ी का पूरा एक बड़ा मार्केट है। कहते हैं उसकी दुकानें 150 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और चलती जा रही हैं। तो जहां जंगल होगा वहां लकड़ी उपलब्ध होगी, इसलिए लकड़ी का, इसको टिम्बर मार्केट भी कह सकते हैं पेपर में। तो पूछ लेंगे टिम्बर मार्केट कहाँ डेवलप किया गया हरियाणा में, तो यमुना नगर। यमुना नगर में ना जब हम लोग अलग हुए, हम और पाकिस्तान, तो यमुना नगर का उससे पहले भी एक डेवलपमेंट कर दिया था। पाकिस्तान ने अपने एरिया में, जब वो भारत ही था, बहुत सारी वहां पे ना गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा है यमुना नगर में। तो गन्ने का उत्पादन से सीधा उद्योग धंधा कौन सा चला होगा यहाँ, चीनी का। यानी चीनी की क्या लगाई गई होंगी, मिल। आज चीनी की मिलें बहुत ज्यादा हैं यमुना नगर में, और टोटल जितना प्रोडक्शन हम पूरे हरियाणा मिलके करता है ना, उसका 27% अकेला गन्ना कौन पैदा कर देता है, यमुना नगर। यानी 1/4 से भी ज्यादा प्रोडक्शन यमुना नगर करता है। तो चीनी की बड़ी बड़ी मिलें लगी थी लाहौर में। जब पाकिस्तान और हम अलग हुए तो हमें जो बनी बनाई मिल मिली थी वो सरस्वती शुगर मिल थी। सरस्वती एक कंपनी, जैसे आज अंबानी है ना, अंबानी के कितने बिजनेस हैं, कपड़े में ट्रेंड्स में वो है अंबानी का, रिलायंस मार्ट आपने देखा होगा, इनका वो है इलेक्ट्रॉनिक का कितना बड़ा कामकाज, कहीं ये फोन का कामकाज, कहीं इनका जो है पेट्रोलियम का, बहुत सारे काम धंधे हैं ना इनके। ऐसे ही सरस्वती शुगर मिल थी जिसने बहुत सारी मिल अलग अलग जगह लगा रखी थी। उसी सीरीज में हमारे यहाँ यमुना नगर में भी एक मिल लगी थी, तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन का काम किया चीनी का। वैसे भी क्या अच्छा था यहाँ पर, गन्ना। इसके अलावा लकड़ी का कामकाज था। यहाँ शराब बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पे उद्योग विकसित किए गए, और कागज का भी बहुत बड़ा कामकाज है, इसीलिए इसको पेपर सिटी भी कहा जाता है। तो यमुना नगर की कुछ खास बातें हैं, ये सारी बातें नहीं है लेकिन खास बातें। पेपर सिटी पूछे तो ये है। इसी को मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं। मछुआरे, मछुआरों का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ मछलियां पकड़ी जाएंगी। भाई जहाँ यमुना एंटर करेगी वहाँ मछलियों की अधिकता होगी, तो मछुआरों का स्वर्ग, कागज की नगरी या पेपर सिटी। इसके अलावा शराब का बहुत बड़ा कामकाज, डिस्टिलरी बोलते हैं उसको। इसके अलावा रिफाइंड बहुत बड़े पैमाने पर, पेपर कटिंग का बहुत बड़े लेवल पे उद्योग धंधे। कहने का मतलब है बहुत बढ़िया कामकाज का एरिया है हमारा। कौन सा?
यमुनानगर का। अगला शहर कौन सा था? ऐतिहासिक शहर है कुरुक्षेत्र। आती तुम्हारे दिमाग में लड़ाई झगड़े, कौन से? महाभारत। कितने दिन चला था? 18 दिन। महाभारत के 10वें दिन की इंपॉर्टेंस है, आगे खैर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज मेन बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। इसका नाम कुरु क्यों पड़ा होगा? कुरुओं का क्षेत्र। कुरु हमारे यहाँ एक कम्युनिटी थी जिन लोगों ने राज किया, तो जिस क्षेत्र पे उन्होंने राज किया उसका नाम क्या पड़ गया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के इलाके का जो ऐतिहासिक महत्व है मेनली वो युद्ध के कारण है, और युद्ध है तो यहाँ युद्ध हुआ था पांडवों का और कौरवों का। और आप जानते हैं कि इनके टाइम में भगवान कृष्ण थे, तो ये पूरी बेल्ट जो कुरुक्षेत्र के आसपास की है इसको 36 कोस के आसपास की बेल्ट बोल देते हैं। और यहाँ बहुत ज्यादा तीर्थ स्थल हैं, कहते हैं 360 तीर्थ स्थल हैं। 360 बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ सारा एरिया, रामायण के टाइम की भी चीजें यहाँ मिलेंगी आपको और महाभारत के टाइम की भी। तो मेनली कुरुक्षेत्र जब भी आए तो तीर्थ से इसको जोड़ के याद कर लेना। यहाँ बहुत बड़े लेवल पे सरकार अब काम कर रही है कि भैया लोग किस तरह से अट्रैक्ट हो यहाँ आए, इसलिए यहाँ बहुत बड़े लेवल पे गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें विदेशियों को भी हम इन्वाइट करते हैं। खुद आपकी प्रेसिडेंट जाती हैं, अलग अलग जगह के सीएम्स जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र का धार्मिक महत्व है हम सबकी लाइफ में। नेक्स्ट बेल्ट कौन सी है? कैथल। कैथल में 3 आते हैं, कौन कौन से? कैथल, करनाल और पानीपत। कैथल जब भी आए ना, कैथल को ध्यान से सुन लो, 3-4 बातें हैं बस कैथल के काम की जो ज्यादा पूछी जाती है। पहली चीज, ये कपी नगरी है। कपी का मतलब क्या होता है? बंदर। कपी मतलब बंदर, संस्कृत में कपी कहते हैं ना। हनुमान जी हम सब जानते हैं बंदरों के हेड थे, तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि कैथल किसकी? हनुमान की जन्मस्थली है। हम ऐसा मानते हैं कि जो भगवान हनुमान हैं इनका जन्म हमारे हरियाणा के किस नगरी में हुआ था? कैथल में। कैथल को ही कपी नगरी कहते हैं। और कैथल में युधिष्ठिर और उनके भाइयों से भगवान कृष्ण ने, कहते हैं 9 ग्रहों के नाम पे ऐसे कुंड, छोटे छोटे तालाब खुदवाए थे। ये 9 ग्रहों को, हम नहीं कहते भाई ग्रहों की दशा और ये सब नहीं बातचीत होती, ये जो आपके साइंस में मरकरी, वीनस, अर्थ और ये सारे ग्रह हैं, इन ग्रहों के नाम पे ऐसी एक पूरी बेल्ट खुदवाई थी युधिष्ठिर और उसके भाइयों से, यानी पांडवों से। किसने? कृष्ण ने। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया नवग्रह कुंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नवग्रह कुंड। कुंड होता है छोटा सा तालाब। तो उस जमाने में वाटर लेवल जरूर हाई रहा होगा, इतना बड़ा तालाब तो इन्होंने नहीं, इन्होंने छोटा सा कुंड टाइप बनाया, तो नवग्रह कुंड। और इसीलिए इसको हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं। हरियाणा में 2 काशी हैं। काशी में मंदिर ज्यादा हैं। इंडिया की जो काशी है ना यूपी में, वहां मंदिर ज्यादा हैं। हरियाणा के सबसे ज्यादा मंदिर हैं भिवानी में, इसीलिए भिवानी को कहते हैं मंदिरों की काशी या भारत की छोटी काशी, भारत की। और इससे कहते हैं हरियाणा की छोटी काशी। किसके कारण कहते हैं? हाँ, तो हनुमान जी याद रखना, यहाँ ये 9 ग्रहों के कुंड याद रखना। ये 2-3 बातें खास हैं। कैथल में ना बहुत ज्यादा वैरायटी का धान लगाया जाता है। हमारे 3 के हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल। तीनों बहुत बढ़िया हैं जब भी धान की बात करें। हरियाणा अपने धान के लिए दुनिया में नाम है हमारा। बासमती चावल जितना बढ़िया हम पैदा करके निर्यात करते हैं ना, पूरे देश में इतनी अच्छी क्वालिटी का बासमती कहीं पैदा नहीं होता। पंजाब प्रोडक्शन में बेशक हमसे ज्यादा हो, लेकिन अगर कहें बेस्ट क्वालिटी का बासमती तो किसका नाम लिया जाएगा? हरियाणा। और हरियाणा की कौन सी बेल्ट का? के कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, इन तीनों में बहुत बड़े लेवल पर धान की खेती की जाती है। धान की सबसे बढ़िया फसल तो लेता है करनाल, लेकिन धान की वैरायटी ज्यादा पैदा करता है कैथल। इसलिए धान का कटोरा भी कहलाता है करनाल, ज्यादा है ना वहां, लेकिन धान की कटोरी है सोनीपत। सोनीपत में अगर आप जीटी रोड NH 44 पकड़ेंगे तो आप देखेंगे सोनीपत के बाहर बेल्ट जब नॉर्थ तक जाती है, बहुत सारे बड़े बड़े दावत राइस मिल्स मिलेगा आपको। कौन कौन से? बासमती चावल के, कोहिनूर बासमती चावल। ये जो इतनी बड़ी बड़ी मिलें हैं ना, इसका मतलब धान को ये चावल में जो बनाती हैं, जो मशीन, जो मिल है, इसी के कारण सोनीपत का नाम पड़ गया चावल की कटोरी। कटोरी। और अगर कटोरा कहेंगे तो करनाल।
अगर कहें किस बेल्ट में बहुत बढ़िया चावल होता है तो के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र में। कैथल आती है हनुमान की नगरी, और ये कितने कुंड बता दिए? नवग्रह कुंड, जिस कारण ये क्या बना? हरियाणा की छोटी काशी। भारत की काशी यूपी में, भारत की छोटी काशी हरियाणा में, भिवानी में। मंदिर ज्यादा हैं वहाँ, लोग बहुत ज्यादा पैसा जो है ना दान देते हैं, इसलिए उसको भिवानी को न्यासों का, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहते हैं। चलो आगे बढ़े। कैथल, अगला क्या लिखा है? अभी बताया। करनाल किस चीज में आगे है? धान के प्रोडक्शन में। करनाल की एक लड़की ने हमारा पूरी दुनिया में नाम किया, कल्पना चावला। करनाल की ही तो थी। करनाल की कल्पना चावला ने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। अब इनके बारे में जब कभी डिटेल से पढ़ेंगे तो सारी बात करेंगे, अभी मेन बात कर रहे हैं। अगला नाम क्या है? पानीपत फेमस है अपनी रिफाइनरी के लिए। पानीपत, और पानीपत की एक खास बात और सुनो। पानीपत एक ऐसा जिला है जो अलग हो गया था करनाल से, फिर वापस चिपक गया करनाल में, फिर वापस अलग किया। ऐसा कोई नहीं है जो अलग होके वापस जाए। ये करनाल से अलग हुआ, फिर वापस उसके साथ जुड़ा, और फिर फाइनली अलग हुआ। सिर्फ एक जिला ऐसा है। कौन सा? पानीपत फेमस है अपनी रिफाइनरी के लिए। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा कामकाज हरियाणा के एक जिले में है। किस जिले में? इसके अलावा यहाँ पर NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा कामकाज है। अमोनिया का मेनली यहाँ प्लांट है, नाइट्रोजन अमोनिया का। तो यहाँ पे NFL याद रखना, और एक क्या बताया? रिफाइनरी। पानीपत में बहुत पुराने जमाने से बुनकर रहा करते थे। बुनकर को ही हम कहते हैं वीवर, इसलिए इसका नाम पड़ा वीवर सिटी। हाथ से दरियां, गलीचे बुन के कपड़े और कालीन और इस तरह की चीजें विदेशों तक जाती थी। तो हमारे यहाँ हरियाणा के पानीपत में बहुत बढ़िया बुनकरों का कामकाज था। अब ये काम सिमट गया, अब ये काम उतना चलता नहीं है, पर हमारी पहचान आज भी किस रूप में की जाती है? वीवर सिटी, बुनकरों की नगरी के रूप में। तो पानीपत में एक और अगर बात करें तो युद्धों की नगरी है ये। सबसे ज्यादा बड़े बड़े युद्ध कहाँ लड़े गए थे? 3 लड़ाइयाँ आप सबको पता है। 1556 और 1761। ये क्या था? पहले वाली बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरे वाली अकबर और हेमू, और तीसरी मराठा और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की युद्ध की जो भूमि है ये दुनिया में फेमस है, सारी बड़ी लड़ाइयाँ। इसकी वजह से हमारे देश पे किसका राज स्टार्ट हुआ, और इसकी वजह से कौन ताकतवर बना? अकबर। और इसकी वजह से किसकी बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ा और बेइज्जती हुई? मराठे। एक टाइम था जब लग रहा था इंडिया को मराठे संभालेंगे, पर मराठों की दुर्गत हो गई। किस युद्ध के बाद? 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई। इसके बाद एक चीज क्लियर थी कि मराठे इंडिया पे राज नहीं करेंगे। कौन जीतेगा, कौन राज करेगा नहीं पता, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली इंडिया का नहीं था, बाहर से आया। एक बात कंफर्म थी कि मराठे राज नहीं कर पाएंगे। नहीं तो मराठे सोचो महाराष्ट्र से उठ के हरियाणा तक अपनी बेल्ट बना गए थे, लेकिन इस युद्ध ने क्लियर किया कि मराठे इंडिया पे राज नहीं करेंगे। तो पानीपत आते ही युद्धों की ये बातें याद आ जाएं। दोनों बेल्ट समझ में आ गई? बताओ कौन सा धार्मिक नगरी है तुम्हारी? किसका नाम पहले अब्दुल्लापुर था? टिम्बर मार्केट कहाँ की फेमस है? और रिफाइनरी, बुनकरों की नगरी, कहाँ पे बहुत बड़ा इसका कामकाज था? चीनी मिल का। और ये NFL, इनमें से कौन है जहाँ 5 कुलिया नहर थी? कौन सा? अंबालिका के नाम पर है। और कैथल किसकी नगरी, कौन से भगवान की? हनुमान की। किसने वो कुंड बनवाए थे? कृष्ण भगवान ने। किससे कहकर? युधिष्ठिर से। पांडव। क्या कहलाते हैं वो? नवग्रह कुंड। 6 समझ में आ गए? 7 ये। अगला नाम क्या लिखा है? हरियाणा में बहुत 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 ज्यादा कामकाज, खासकर रिसर्च का काम, अनुसंधान का काम हम हिसार में करते हैं। हिसार की इंपॉर्टेंस ऐतिहासिक है और अब तक है। बड़ी सी टेरिटरी किसके पास है? एक तो यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं हिसार में। एक आधे का नाम पता है? आजकल अखबारों में आ रहा है, लोग धरने दे रहे हैं, बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस यूनिवर्सिटी में? CCSHAU, रोज अखबारों में आ रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो नई शिक्षा नीति आई थी ना, तब इसमें एक लाइन लिखी थी कि अब के बाद यूनिवर्सिटीज को ऑटोनोमस बॉडी बना देंगे। ऑटोनोमस,
ऑटोनोमस, इसी को हिंदी में लिखा था स्वायत्त। तो सब लोगों को लगा कि पता नहीं क्या बढ़िया चीज बनेगी। स्वायत्त का मतलब होता है अपने खर्चे खुद उठाओ, राज्य तुम्हें कुछ नहीं देगा, पैसे कमाओ और खर्च करो। यूनिवर्सिटी पैसा कहाँ से कमा सकती है? यूनिवर्सिटी का क्या साधन है? फीस लेगी ना। अब यूनिवर्सिटी को अपना प्लेग्राउंड खुद मेंटेन करना है। पहले क्या होता था, यूजीसी नाम की संस्था है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये पैसे देती है, ग्रांट्स आती है ना ऊपर से पैसा, तो ये यूनिवर्सिटीज को पैसे देती है। लो भाई, केयू को इतने दे दिए, एमडीयू को इतने दे दिए, सीसीएस एचएयू को लो, जैसे 5-5 करोड़ 4-4 जितने भी देने हैं, इतने में अपनी लाइब्रेरी में नई किताबें ले आओ, अपने यहाँ पे प्लेग्राउंड बना लो, अपने यहाँ कोई बड़ा ऑडिटोरियम बना लो। इन सब का खर्चा कहाँ से आएगा? तो यूनिवर्सिटी को यूजीसी देता था। अब कह दिया यूजीसी को भंग करना है और आगे सब चीजों को स्वायत्त करना है, तो भैया अपने पैसे कमाओ और खर्च करो। अब ये कॉलेज कोई शराब तो बेचता नहीं कि इसके पास पैसा आएगा, इसका बस एक काम है पढ़ाई, जो ये कराता था। पढ़ाई से ये लोगों से फी लेता था। ये फी कम रखी जाती थी क्योंकि इसको पता था कि मुझे खर्चे का पैसा कौन दे देगा? यूजीसी। अब इस नई शिक्षा नीति ने कहा हम कोई पैसा नहीं देंगे, राज्य सरकार से 1 रुपए की उम्मीद मत करना, केंद्र भी नहीं देगा क्योंकि तुम तो राज्य की यूनिवर्सिटी हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय को देगा। तो कहा कि तुम स्टेट यूनिवर्सिटी हो, अपने स्टेट से मांगो। स्टेट ने कह दिया भैया हमारे पास पैसा पहले ही नहीं, हम कहां से दें, अपने कमाओ और खर्च करो। अब ये कमाने का साधन है स्टूडेंट्स, इसीलिए आप देखो ये आपके मतलब की बात है क्योंकि आप भी स्टूडेंट एज में हैं। सीसीएस एचएयू ने कई % एकदम से, वो किसी ने तो वो भी डाल रखा था, फीस का इजाफा, मतलब जो फीस पहले 14-15 हजार थी ना, अब वो 42-43 हजार है। जैसे कोई भी आदमी अगर देखे इस पेंडेमिक में लोगों के काम बढ़े हैं या घटे हैं? घटे हैं ना। कहाँ काम बढ़े? लोगों के पास पैसा है नहीं। तो जो लड़के लड़कियां पहले अगर 14 हजार में कोई छोटा कोर्स कर सकते थे, अब उन्हें उसी के 43 हजार देने हैं। ये बात छोटी थोड़ी ना है। किसी नॉर्मल आदमी के परिवार में अगर 2-3 बच्चे हैं और पढ़ाने हैं, ऐसा 1 साल में देना है उसको। 3 साल का कोर्स है तो उसका तो बाप कंगाल हो गया, उसको पढ़ाने में 1.5 लाख लग गया। और कोर्स के बाद तुम्हारे देश में कोई गारंटी है कि तुम्हें नौकरियां मिलेंगी? उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। तुम सब बैठे हो, ये मैं अपने मन से नहीं बना रही। अब सीसीएस एचएयू से जो महंगे कोर्सेज थे, मान लो पहले कोई कोर्स 50 हजार का था, आज वो कोर्स अगर 1.5-2 लाख का कर देंगे तो वो जिसकी जेब पे पड़ेगा। 50 हजार का कोई कोर्स अगर 3 साल करता 1.5 लाख लगता था, अब वो अगर 1.5 लाख 1 साल का कर दिया 4.5 लाख रुपए, तो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना। जैसे ये सारी चीजें कहाँ से रिकवरी कर रहे हैं? ये फीस है, और फीस सीधे तुम लोगों को भरनी है बेटा, ये किसी और ने नहीं भरनी। इसका सीधा मतलब है कि अब क्या महंगी हो गई? जितनी शिक्षा महंगी होगी उतना लोग कम पढ़ेंगे, जितना कम पढ़ेंगे उतने ज्यादा इस तरह के लोग होंगे जिनको पता ही नहीं कि हमारे क्या हक हैं, क्या अधिकार। तो सीधी बात है, शिक्षा को इतनी महंगी कर दिया जाए। ये सब तरीके हैं। तो जो नई शिक्षा नीति के नुकसान है ना, धीरे धीरे समझ में आएंगे। हमारे हरियाणा में हिसार का बहुत बड़ा नाम था एजुकेशन में, कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं हिसार में। हिसार में अनुसंधान का काम होता है, रिसर्च का। और ये रिसर्च किस चीज पे? जैसे भैंस पे रिसर्च, घोड़े पे रिसर्च, बहुत सारी चीजों पे, ताकि इनकी क्वालिटी को सुधारा जा सके। तो हिसार में पढ़ाई लिखाई का खूब कामकाज था। लेकिन अब धीरे 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 अगर ये ऑटोनोमस के नाम पे ऐसे नुकसान करेंगे तो फिर ये विकास के काम कहीं ना कहीं प्रभावित होके इनमें कमी आएगी। अगला नाम क्या लिखा है? सबसे ज्यादा भैंसे हमारे हरियाणा के किस जिले में है? मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा की शान कहलाती है, जिसको हरियाणा का काला सोना भी कहते हैं। ये मुर्रा नस्ल की, मुर्रा ब्रीड की भैंस है। सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन है जींद में। गाय ज्यादा है सिरसा में, लेकिन भैंस ज्यादा है जींद में। और भैंस के कारण दूध की उत्पादन क्षमता ज्यादा किसकी है? इसलिए इसको दुग्ध नगरी कह देते हैं हरियाणा की। तो मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा। कुछ लोग कहते हैं ये हार्ट ऑफ हरियाणा भी है। हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है? हाँ, लेकिन एक हार्ट रोहतक भी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला नाम क्या लिखा है? फतेहाबाद में एक तो जंगल बहुत कम है, बहुत ही कम है। जैसे टोटल जंगल ज्यादा कहाँ थे, ऐसे जंगल कम में किस शहर का भी नाम आता है? फतेहाबाद। फतेहाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कई सालों से काम चल रहा है, जिसको आप अगर जानते हो तो गोरखपुर गांव में किस चीज के ऊपर काम चल रहा है? एटॉमिक एनर्जी। हरियाणा में एटॉमिक एनर्जी का काम किस शहर में किया जा रहा है?
और यहाँ पे ना 4 यूनिट लगेंगी 700 मेगावाट की, 2800 मेगावाट। एक राज्य से अगर प्रोडक्शन होगा बिजली का तो ये मान लो हरियाणा में बिजली की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ ये प्लांट लगते हैं ना वहाँ हर घड़ी 24 घंटे जान का खतरा रहता है। एक छोटी सी मानव भूल हुई और इस रिएक्टर में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती, अनकंट्रोल्ड होती हैं चीज़ें। इसीलिए जब भी इस तरह के बड़े बड़े प्लांट लगते हैं ना तो जो समझदार लोग हैं आसपास के वो विरोध करते हैं और ये मामले जाते हैं बड़े बड़े न्यायालयों में जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं या मानव अधिकार वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसी कारण से बहुत आसान नहीं होता न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना। जहाँ लगता है ना वहाँ के लोगों की जान पे हर घड़ी खतरा है। जैसे एक बार भोपाल में हुआ था, अगर तुम्हें पता हो, वो न्यूक्लियर प्लांट थोड़ी ना था, वो तो क्या था, वो गैस थी, मिक गैस रिलीज हुई थी ना, भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। 2-3 दिसंबर 1984 को हजारों लोग उससे प्रभावित हुए। वो सिर्फ गैस थी, ये न्यूक्लियर पावर है। लेकिन फायदा क्या है कि भैया अगर ऐसा हो जाता है तो सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध हो जाएगी। तो कौन से जिले में हमारे में बड़े लेवल पर? फतेहाबाद। अगला क्या लिखा है? एरिया में सबसे बड़ा, गाय सबसे ज्यादा, गेहूं सबसे ज्यादा, कई चीजों के प्रोडक्शन में सबसे आगे है सिरसा। फलों में, सब्जियों में, गेहूं में, गाय में, एरिया में नंबर 1। यहाँ सबसे ज्यादा बड़े एरिया के कारण लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में कम हैं, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम अपने यहाँ जो बसावट है किस जिले में है? आबादी ज्यादा है लेकिन 1 वर्ग किलोमीटर में लोग कम रहते हैं। गाय ज्यादा, भैंस ज्यादा कहाँ थी? तो दूध के प्रोडक्शन में कौन सी बेल्ट आगे मिलेगी? टोटल बेल्ट कहेंगे तो हिसार की, क्योंकि गाय भैंस दोनों को मिला लें। अगला क्या लिखा है? हाँ, हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक भी है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। और राजनीति की शुरुआत जो करता है वो एक 24सी चबूतरा है, 24 गांव का कहते हैं ना पंचायत हुआ करती थी महम में, वहां जाके पहले माथा टेकते हैं। कहते हैं वहां से हर किसी की राजनीति की शुरुआत होना एक अच्छा सिंबल माना जाता है। तो रोहतक जब भी आए तो राजनीति के कारण इंपॉर्टेंस है इसकी। दूसरा, रोहतक में आपकी हरियाणा की पूरे देश में पहचान बनाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है? IIM। क्या मतलब? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बड़ी चीज होती है, IIT IIM में एडमिशंस नहीं होते। तो IIM आपके हरियाणा में कहाँ है? रोहतक में। एजुकेशन सिटी था एक जमाने में, फिर एजुकेशन हब बना। बड़े बड़े कई, रोहतक की तो यूनिवर्सिटी भी तो फेमस है आपकी, कौन से वाली? MDU आपकी यहाँ पर, IIM यहाँ पर। स्टेट लेवल की कई छुटपुट बड़े उसमें काम करने वाली सारी चीजें रोहतक में है। यहाँ कपड़े का एक बहुत फेमस मार्केट है, शौरी मार्केट, शौरी बाजार। कपड़ा जो है वहाँ बड़े लेवल पे, खासकर जो ये वाला कपड़ा है ना, होजरी वाला सॉफ्ट कपड़ा, इसका बहुत बड़े लेवल पे थोक मार्केट में काम करते हैं रोहतक के लोग। ये कई बार आता है एशिया का बड़ा मार्केट कपड़े का, कहाँ पर है? रोहतक। सोनीपत, एक जमाना था जब सोनीपत की पहचान थी साइकिल, एटलस साइकिल। दुनिया में 3 साइकिल सबसे ज्यादा बिकती थी, 2 विदेशी और एक हमारी एटलस इतनी बढ़िया साइकिल हुआ करती थी कि इसकी डिमांड विदेशों में थी। हम इसको एक्सपोर्ट करते थे और इसको बनाने की टेक्निक हमने, जैसे पेटेंट के अधिकार होते हैं ना, हमने वो बाहर बेचे, उनसे बहुत पैसा कमाया। तो एटलस की फैक्ट्री कहाँ हुआ करती थी? आज आप देख रहे हैं दुनिया भर की विदेशी ब्रांड की साइकिल्स आ गई, एटलस अब सड़कों पे से गायब हो गई। एटलस की एक कंपनी भी बंद पड़ी है और यहाँ की जो यूनिट है ये उठा के कहीं कहीं बाहर भेज दी। लेकिन अब एटलस वो जगह नहीं है एटलस की जो एक जमाने में एटलस की जगह हुआ करती थी। सोनीपत फेमस हुआ था राइस स्पोर्ट्स स्कूल के कारण। एक्सपेरिमेंटल स्कूल था कि स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई को प्रमोट करेंगे। तो हरियाणा में देश का पहला स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ बना था? राई में। महिलाओं के लिए पूरी तरह से, कॉलेज तो बहुत है लेकिन विश्वविद्यालय, उत्तर भारत का पहला भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ बना? सोनीपत में। सोनीपत धीरे धीरे बहुत न्यूज में आ गया क्योंकि NCR का दिल्ली से लगता एरिया है। और अब जो ये खरखौदा में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मारुति का, मारुति वैसे गुड़गांव है लेकिन मारुति का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा के सोनीपत के कहाँ लगने वाला है? खरखौदा में। सोनीपत एजुकेशन
एजुकेशन सिटी, जो ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है ना, इसके कारण लगातार न्यूज में है। और जैसे हम पहले रोहतक को मानते थे कि भैया रोहतक में एमडीयू है, कई स्टेट लेवल के, अब नेशनल लेवल, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल के संस्थान सोनीपत में आ गए। आपने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, देश में सर्च करोगे ना नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी तो ओपी जिंदल। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे 50% विदेशी बच्चे हैं जो यूरोप के देशों से आके आपके हरियाणा में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी बाहर से कोई उठ बैठ नहीं है, वो बस कैंपस के अंदर ही हैं। फिर भी बड़ी बात है कि सोनीपत कहीं न्यूज में तो रहता है, इनके विदेशों के साथ लगातार कोलैबोरेशन चल रहे हैं, तो इसने हमें एक पहचान दिला दी इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसे ही अशोका यूनिवर्सिटी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, ढेरों यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुलती जा रही है। तो सोनीपत उभरती हुई बहुत आगे जाने वाली एजुकेशन पूरा हब बनेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ, भिवानी आते ही दिमाग में आए, पहले बड़ा था, अब तो किसके बनने के बाद एरिया में छोटा है, पर फिर भी ठीक ठाक, ऐसे कोई बहुत छोटा नहीं है। भिवानी आते ही दिमाग में कपड़े का कामकाज आए। भिवानी में टेक्सटाइल मिल है जिसका नाम है द टेक्सटाइल, एक तो है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, यानी कपड़े में भी साइंस और उसकी बात कर रहा है ये टेक्नोलॉजी की। तो TITS बहुत पहले 1943 में घनश्याम दास बिड़ला, कहते हैं ना टाटा बिड़ला, तो बिड़ला का परिवार है, घनश्याम दास बिड़ला, GD बिड़ला, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, जैसे आज अडानी और अंबानी हैं। इन्होंने हरियाणा के भिवानी में कहा मैं एक प्लान लगाऊंगा, अपना प्लांट लगाऊंगा, उसको नाम दिया गया TITS। टी का मतलब टेक्नोलॉजी, और इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टेक्सटाइल साइंसेज में, तो ये TITS कहाँ पर लगा हुआ है ये? भिवानी में मंदिर बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसको हरियाणा में काशी का नाम दिया गया। यहाँ पैसा बहुत दान देने वाले लोग हैं, इसलिए इसे कह देते हैं धर्मार्थ, जो धर्म के लिए पैसा दे उसे कहते हैं धर्मार्थ। न्यास, न्यास मतलब ट्रस्टीशिप। जैसे तुम कभी हरिद्वार गए हो तो तुमने देखा होगा अग्रवाल धर्मशाला और कोई कोई ऐसे नामों की धर्मशाला मिलती है ना। ये धर्मशाला क्या होती है? जहाँ लोग धर्म के नाम पे पैसा देते हैं, फिर वहाँ कमरे डाल दिए जाते हैं। कोई गरीब आदमी रुकना चाहे तो वहाँ पे 100-150 रुपए में एक बिस्तर पकड़ा देते हैं कि भाई रात में यहाँ रह सकता है। इसको हम बोलते हैं धर्मार्थ लोग, जो धर्म के लिए पैसा, अर्थ मतलब पैसा देते हैं। तो आपके यहाँ धर्मार्थ, न्यास, ट्रस्टीशिप कौन से जिले में है ज्यादा? हाँ, मंदिर भी ज्यादा, धर्मार्थ, न्यासों की नगरी भी भिवानी। अगला नाम क्या लिखा है? अभी तो बना है कुछ दिन पहले 2016 में। चरखी दादरी में कोई बहुत ऐसे अनोखा क्वेश्चन नहीं बनेगा, एरिया किसी से टच नहीं होता बाहर, जैसा किसका नहीं होता था? रोहतक का। बाकी कोई नहीं। यहाँ पे एक इमलोटा गांव का मंदिर फेमस है हनुमान का, वो पढ़ लेंगे। अगला नाम क्या है? हरियाणा में झज्जर को कहते हैं शहीदों का शहर। कहते हैं कोई एक जाट था, एक आदमी किसान, जिसका नाम था छज्जू, उसने ये बसाया। उस छज्जू से नाम बिगड़ते बिगड़ते इसका क्या बन गया? झज्जर। तो ये किसान ने बसाया जिसका नाम था छज्जू। झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं। और एक जमाना था जब झज्जर को हम सोचते कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन अब फिलहाल के पिछले कई सालों में झज्जर लगातार ग्रोथ कर रहा है। यहाँ हरियाणा का बहुत बड़े लेवल पर दिल्ली के जैसा एम्स बना दिया। एम्स पता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। कहाँ बना दिया? झज्जर में। झज्जर में नेशनल कैंसर सेंटर बना दिया। कैंसर का बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाला सेंटर कहाँ बना दिया? झज्जर में। तो झज्जर जो है ना, ये लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसी उम्मीद है कि झज्जर धीरे धीरे ऐसी ही जगह बना लेगा लगातार में, जैसी गुड़गांव ने बनाई थी। गुड़गांव पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज गुड़गांव में देखो 1 गज जमीन लाखों रुपए की बिकती है। तो अब आने वाले टाइम में कौन आगे बढ़ता जा रहा है? झज्जर। इससे अगला क्या लिखा है? सबसे ज्यादा आज की डेट में जो पैसा इकट्ठा करती है सरकार, कहां से करती है? इसका मतलब लोग बहुत पैसा कमाते हैं, जब कमाते हैं तभी देते होंगे। मेडिसिटी है, मेडिकल की बहुत बेस्ट सुविधाएं, दुनिया इलाज कराने आती है। मेदांता का नाम सुना होगा ना तुम लोगों ने, यहीं पर है। मॉल सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में गुड़गांव में, इसलिए इसे कहते हैं मॉल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, कि दुनिया भर के मॉल्स यहाँ पर हैं। दुनिया की बेस्ट 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से ज्यादातर ने अपने दफ्तर
दफ्तर कहाँ खोल दिए? गुड़गांव में। पूरा जाल बिछा हुआ है, चारों तरफ से कनेक्टेड एरिया है और ऊंची ऊंची इतनी मंजिला इमारतें दिखती हैं कि ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, बिल्कुल अलग हरियाणा से। हरियाणा सरकार का कहना था कि हम अपने खुद के पैसों से, हमें किसी की जरूरत नहीं है, इसको स्मार्ट सिटी बना लेंगे। स्मार्ट सिटी मोदी जी का प्रोजेक्ट तुम्हें अगर याद हो तो आया था कि हम स्मार्ट शहर बनाएंगे। अब वो गायब बराबर है, लेकिन हमने ये कहा था कि हमने अपनी स्मार्ट सिटी अपने आप ही बना लेनी है, हमें पैसे भी नहीं चाहिए। कौन सी सिटी? आपके हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो यहीं आई थी, गुड़गांव में ही। गुड़गांव में ही आपका शीतला माता देवी का मंदिर है जो फेमस है, सब जानते हैं उसके बारे में। अगला क्या लिखा है? रेवाड़ी। रेवाड़ी में एक तो फेमस है, यहाँ एक खास तरह की जूतियां बनती हैं, तिल्ला जूती जिसे कहते हैं। एक यहाँ पे ना ब्रास सिटी है, ये ब्रास मतलब पीतल नगरी। पीतल के बर्तन बनते हैं ना, आजकल तो कम हो गए, पहले पीतल ही इस्तेमाल होता था। तो पीतल नगरी हरियाणा में कहाँ है? एक छोटा सा शहर भी पीतल के बर्तन बनाता है, जगाधरी। जगाधरी किसका पार्ट है? ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। हरियाणा में पीतल नगरी कहें तो रेवाड़ी, लेकिन हरियाणा में छोटी पीतल नगरी कहें तो जगाधरी यमुना नगर का। ये पीतल के पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत पहले ना हमारे यहाँ पर ये था, एक रेवाड़ी का एक व्यापारी था, वो यहाँ पे ना तोप में भरने के लिए बारूद वगैरह बनाता था। तो उसके खोल बनते थे, जैसे बारूद के गोले को किसी चीज से कवर करना पड़ेगा ना, तो उसमें पीतल का इस्तेमाल करते थे। तो वो पीतल जब उसके खोल को फेंकते थे, पीतल वेस्ट जाता। तो यहाँ रेवाड़ी के लोगों ने सोचा यार इतना पीतल वेस्ट क्यों करना। ठठेरे, सुना है? ठ से ठठेरा पढ़ते थे। ठठेरे क्या करते? पीतल के बर्तन बनाते थे। तो धीरे धीरे कुछ ठठेरों ने वो पीतल इकट्ठा किया और वो बर्तन बनाने लग गए। देखते देखते इस पूरी बेल्ट ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, क्योंकि ये वेस्ट है, इस वेस्ट से हम पीतल के बर्तन बना लेंगे। और देखते देखते पूरे देश में पीतल के बर्तन बिकने लग गए। तो यहाँ से ये उभरता चला गया रेवाड़ी। कौन सी सिटी कहलाया ये? हाँ, ब्रास सिटी, पीतल नगरी। अगला क्या लिखा है? महेंद्रगढ़ किसी बहुत ऐसे खेती वेती में नंबर 1 नहीं है, लेकिन बाजरा बहुत अच्छा होता है। बाजरा और सरसों दोनों मोटे अनाज है ना, इसमें महेंद्रगढ़ की जमीन उपजाऊ नहीं है, लेकिन खनन बहुत बढ़िया, मिनरल्स यहाँ की मिट्टी में से निकलते हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा में अगर कोई मिनरल मिलता है, मिनरल मतलब जैसे लौह अयस्क और इस तरह की चीजें, वो कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ में। कनौड़ ब्राह्मण थे कोई, कनौड़िया कहते हैं, उन लोगों ने बसाया था ये, इसलिए इसका पुराना नाम था कानौड़। ये पेपर में आ जाता है, क्या नाम था उनका? कानौड़। कनौड़िया ब्राह्मणों की कोई जाति, इसलिए इसका नाम कानौड़ पड़ा। अगला क्या लिखा है? जब पाकिस्तान से हम अलग हुए तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भाग आए, जो हिंदू थे। उन्हें लगा कि वो वहां मारे जाएंगे, तो भाग के हमारे यहाँ आए। हमारे यहाँ से मेवात से लोग भाग रहे थे ना, किसने कहा था तुम रुक जाओ? गांधी। हमारे हिंदुओं को किसी ने वहां नहीं कहा कि तुम रुक जाओ, तुम यहाँ सेफ हो। उनको भाग के आना पड़ा या मरना पड़ा, या कुछ वहां रह गए तो धर्म बदलना पड़ा। तो जो लोग भाग के आए वो रेफ्यूजी थे। तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इन पंजाब से आए लोगों को, जो पाकिस्तान से भाग के आए पंजाब से, इनको पंजाब के ही दक्षिण में कहीं बसा दो। तो हमारे पंजाब मतलब आज के हम हरियाणा, हमारी कौन सी बेल्ट चुनी गई? फरीदाबाद। पहाड़ियां थी अरावली, यहाँ खाली पड़ा था एरिया, कहा यहाँ बसा दो। तो रेफ्यूजीज के लिए हमने अपना एक शहर डेवलप किया, जो आज हमारा सबसे बड़ा शहर है। बहुत ज्यादा फैक्ट्री और इंडस्ट्री है, और जैसे ये पैसा कमा के देता है ना गुड़गांव, ऐसे फरीदाबाद भी मोटी कमाई करके टैक्स के रूप में देता है। यहाँ उद्योगों का बहुत बड़ा जाल है, इसलिए इसका नाम है औद्योगिक नगरी या सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत पैसा है यहाँ। पलवल अभी बना था कुछ साल पहले। पलवल को कहते हैं कॉटन सिटी। कपास ज्यादा पैदा होता है सिरसा की बेल्ट में, लेकिन कॉटन सिटी पूछेंगे तो क्या टिक करोगे? हाँ, इसको सिटी ऑफ स्कूल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ चीनी का भी बहुत बड़ा कामकाज है। शुगर सिटी दो हैं तुम्हारे यहाँ, एक पलवल और एक रोहतक। बेल्ट अलग अलग है, लेकिन ये दोनों हैं। और हरियाणा का सबसे लास्ट जिला मेवात या नूह, सबसे पिछड़ा हुआ, जहाँ की डेवलपमेंट बहुत ही कम हुई, और एशिया के सबसे पिछड़े जिलों में, इंडिया नहीं एशिया के में, इसका भी लिस्ट में नाम आता था। एजुकेशन बहुत कम, इतनी कम कि पूरे हरियाणा की एक तरफ और इस अकेले की सबसे कम 54%, यानी आधे लोग पढ़े लिखे, आधे लोग पढ़ लिख नहीं पाए। तो बहुत खराब हालात थे नूह मेवात के। पर अब खुशी की बात है कि धीरे
धीरे धीरे एजुकेशन पे यहाँ काम हो रहा है और उम्मीद है आने वाले समय में मेवात नूह भी बाकी सब की तरह डेवलप्ड एरिया कहलाएगा। आ गया समझ में? ये बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन था 22 जिलों का। अब इसको कल बुक जरूर ले आना, कल से अपना टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे फिर।